बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम सर, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? ग्रेट, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। उमर खान, आप आई थिंक मिसिंग थे डिस्कशन में, ऐसे जी ही है? सर बिल्कुल। जी सर, अच्छा। मैं लास्ट सेशन में मिसिंग था। मैंने आपको मैसेज किया था, इमरजेंसी यस, थी कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। चले, अल्लाह ताला खैरियत करे। बस वो इमरजेंसी को पता है, फिर एनी टाइम कैन हैपन। तो जी आई सर होप कि बिल्कुल। एवरीथिंग वुड बी फाइन एट योर साइड। तो बाकी खैदरी आपको भी और अस्सलाम आपको भी वेलकम। सो थैंक यू सर। जिनमें लेट्स मूव। थैंक यू आज, सर। जी, आज हमारा जो सेशन है दैट इज सेशन नंबर 6, और यू कैन से क्लास नंबर 6। बेसिकली आज एज यूजुअल हम ये तीन टॉपिक्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। और कल का जो हमारा 7th सेशन है, विल ट्राई कि जो रिमेनिंग 4 टॉपिक्स हैं उनको हम कल कवर कर सके। अगर तो हो गए तो वेल एंड गुड, क्योंकि उसमें एक जो टॉपिक है दैट इज मैनेजमेंट वाला, उसमें मैं थोड़ा चाह रहा था कि आपको जरा उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस भी रखूं और ज्यादा उस पर मैं एफर्ट करूं, ताकि एज लॉन्ग एज मैनेजमेंट इज कंसर्न, क्योंकि ये तमाम एक्टिविटीज का नॉलेज आप गेन कर लेते हैं, बट द मेन थिंग इज हाउ डू यू मैनेज दी थिंग्स इन योर ऑर्गेनाइजेशन, बीइंग द मैनेजर ऑफ योर फैसिलिटी। तो उस पे कोशिश करेंगे कल, अगर मैक्सिमम टाइम दे सके। अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट डे पे चले जाएंगे, और जो हमारा लास्ट डे होगा, डे आफ्टर टुमारो, इस ट्रेनिंग का, उसमें हम मैनेजमेंट भी कर लेंगे कंप्लीट, और फिर अपना जो क्विज है उसको भी हम कर लेंगे। ठीक है। बट ये है कि क्विज के बारे में मुझे थोड़ा सा अभी मेरा ख्याल है, डबल माइंडेड हूँ मैं कि क्विज आपको परसों जो है उसमें लास्ट में करवा लिया जाए, जो ग्रेडेड क्विज है 15 मार्क्स वाला, या एक दिन आपको दिया जाए, ताकि आप मैनेजमेंट वाले टॉपिक को भी डिटेल से डिस्कस, मतलब अंडरस्टैंड कर लें, तो उसको गो थ्रू कर लें, रिव्यू। वैसे ट्रेडिशन हमारी तो यही है कि हम बीच में गैप देते हैं एक, ताकि आप, और कुछ सम टाइम ऐसा भी होता है कि कुछ लर्नर्स कहते हैं सर गैप की जरूरत नहीं है, हम एक फ्लो में चल रहे हैं, तो ताज़ा ताज़ा नॉलेज है हमारा, तो इसी में हमारी टेस्टिंग हो जाए तो बेहतर है। बट ये है कि इट डिपेंड्स अपॉन यू पीपल, जैसे आप लोग मतलब मेरे साथ मशवरे के साथ हम लोग मतलब किसी एक चीज़ पे एग्री हो गए, तो हम मतलब इसको फॉलो कर लेंगे, कि हम ये मतलब क्लास जो है, जो हमारी डे आफ्टर टुमारो जो क्लास लास्ट क्लास होगी, उसके अंदर हम क्विज भी कंप्लीट कर लें। अगर एक दिन मैं आपको गैप दे दूं और उसमें फिर हम क्विज करें, और साथ हम अपना नेक्स्ट जो कोर्स है हमारा वो भी स्टार्ट कर लें। सो वी विल डिसाइड लेटर ऑन, मतलब इस क्लास के बाद के इसमें हमने फाइनल क्या करना है। सो लेट्स कम टू दी पॉइंट। आज का एजेंडा जो है इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, ताकि हम आगे की तरफ बढ़े। जो आज हमने 3 टॉपिक्स डिस्कस करने हैं दैट आर स्टिल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। और हेजरियस एक्टिविटीज इनके अंदर बहुत ज्यादा होती हैं, जैसे हेजरियस मटेरियल। बेसिकली आई थिंक हेजरियस मटेरियल का जो टॉपिक है ना, वो बिफोर कम्युनिकेशन जो है वो एड्रेस होना चाहिए था। बट ये भी ठीक है, इधर भी कोई इशू नहीं है। हैजर्डियस मटेरियल जो हमने कम्युनिकेशन करना सीखा था ना, मटेरियल की कम्युनिकेशन, उसके ऊपर उसमें तो हमारा फोकस था कि हाउ डू वी कम्युनिकेट द हैजर्डियस नेचर ऑफ डिफरेंट केमिकल्स, either they are in metal form or in liquid form or in some gaseous form। ठीक है। तो आज हम उनको उस मटेरियल्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे कि ये मटेरियल किस किस्म का होता है, इसकी क्या फॉर्म्स होती हैं, और ये किस तरह हमें नुकसान करता है, और इसकी प्रिवेंशन एज पर उषा रिक्वायरमेंट कैसे हम कर सकते हैं अपनी वर्क प्लेस के अंदर। देन we will discuss the confined space, that is again a very very important topic। कन्फाइंड स्पेस को मैं डिटेल से आपको ब्रीफ करूंगा, जिनकी अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी है, जो फील्ड में काम कर रहे हैं उनको तो आइडिया होगा इसका, बट मे बी समवन हैव नॉट फेयर एनफ एन आइडिया अबाउट दिस कन्फाइंड अस्सलाम वालेकुम स्पेस। सर। जी वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। जी आप सुन पा रहे हैं कैसे मेरी हैं सर? आवाज? जी सर, सुन पा रहे हैं। अच्छा, ठीक है। राइट।
तो मैंने कहा शायद कुछ पूछना चाह रहे हैं, अगर कोई बात पूछना चाह रहे हैं तो काइंडली मुझे बताइएगा। नहीं नहीं, मैंने ज्वाइन किया तो मैंने कहा सामने ले। अच्छा चलो चलिए, ग्रेट, थैंक यू, मोस्ट वेलकम। ओके। सो वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, तो जो थर्ड हमारा टॉपिक है, अगेन इट इज ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस, बल्कि इसको भी हम हाई इम्पोर्टेंस पे रखते हैं। दैट इज द प्रैक्टिकल एक्टिविटीज, मोस्ट हेजिडियस एक्टिविटीज बीइंग परफॉर्म्ड इन अवर वर्क प्लेसेस। खासकर जो हमारी इंडस्ट्रियल जो हमारा इन्वायरमेंट होता है, जिसके अंदर ये ऑलमोस्ट इस तरह की तकरीबन सारी ही एक्टिविटीज या इनमें से कुछ एक्टिविटीज तो लाजमी परफॉर्म कर रही होती हैं, वो जिसमें वेल्डिंग, कटिंग एंड रेजिंग है। हम इसको डिस्कस करेंगे कि व्हाट टाइप्स ऑफ वेल्डिंग आर देयर, ठीक है, और उनके मतलब किस किस्म की हेजरियस नेचर क्रिएट होती है, और फिर कैसे हम उनको एज पर ओशा रिक्वायरमेंट्स या उनकी जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, कंट्रोल मेजर्स हैं, हम वो कैसे एक्सरसाइज कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ताकि हम इस एक्टिविटी को, जो कि मोस्ट हेजरियस एक्टिविटी है, कन्फाइंड स्पेस हो या वेल्डिंग कटिंग हो। बेसिकली मैं आपको बताऊं कि ये आम नॉर्मल इन्वायरमेंट में तो ये वाली जो एक्टिविटीज होती हैं आपको नजर नहीं आती, बट जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल कोई वर्क हो रहा होता है ना, मतलब कोई फैक्ट्री है, कोई इंडस्ट्री है, जहाँ पे प्रोडक्ट्स तैयार हो रही होती हैं, वहाँ पे इन मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज आर बीइंग परफॉर्म्ड देयर। इनमें से बहुत सारी एक्टिविटीज आपके सामने हो रही होंगी, ठीक है ना, जो हम पीछे से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो बीइंग हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल, दिस इज योर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप इनको अंडरस्टैंड भी करें, ठीक है, और इनको आप एक डीप आई के साथ देखने की अहलियत पैदा करें, जिसको हम कॉम्पिटेंस कहते हैं, बेस ऑन द बेसिस ऑफ योर नॉलेज, ठीक है। When you will have a fair idea and fair knowledge about what that activity is, और फिर उसके बाद आप उसके हैजर्ड्स की लिस्ट आइडेंटिफाई करने के काबिल हो जाते हैं, एंड देन फाइनली you can make control measures being the professional of your organization। क्योंकि कंट्रोल मेजर्स तो बाकी मैनेजमेंट के लोग तो नहीं बना सकेंगे, ना एचआर वाले बना सकेंगे, ना मार्केटिंग वाले बना सकेंगे, ना बिजनेस वाले बना सकेंगे, क्योंकि उन्होंने पढ़ा ही नहीं कंट्रोल मेजर्स। उनको तो यही पता होगा ना कि मतलब एक चीज खराब हो रही है उसको सही कैसे करना, बट दे डोंट नो कि व्हाट आर दी प्रोफेशनल ऑप्शंस विद यू पीपल बीइंग प्रोफेशनल। You have different options to exercise some control, but before that आपने उसको मतलब असेस भी करना है। अगर एक कॉन्सेप्ट हम मैनेजमेंट में उसको डिस्कस भी करेंगे, जो बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, दैट इज कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ठीक है ना। अच्छे जो मतलब है कि हेल्थ सेफ्टी के प्रोफेशनल होते हैं ना, वो प्रोफेशनल तरीके से जब काम करते हैं, तो फिर ये जो प्रोफेशनल टेक्निक्स हैं इनको फॉलो करते हैं। जब भी आप कोई रिस्क को असेस करते हैं और फिर आप उसकी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं, और अकॉर्डिंग टू दैट आप उस कंट्रोल मेजर्स को वहां पे अप्लाई करते हैं, तो फिर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट के लिए प्रोडक्टिव होते हैं। दे सेड कि यार ठीक है, वरना तो आपको पता है हेल्थ एंड सेफ्टी तो बड़ी महंगी फील्ड है, इसमें तो बड़ा खर्चा हो जाता है, और जो मालिक होते हैं फैक्ट्री के, उनकी तो जान जाती है खर्चा करने से, ठीक है ना। लेकिन आप उनको फाइल करते हैं, कमेंट्स करते हैं कि व्हाट वी आर स्पेंडिंग ऑन सम कंट्रोल मेजर्स, दैट इज मोर वर्थ देन द लॉसेस इफ दे कैन अकर। मतलब अगर खुदा ना खास्ता उस रिस्क को कंट्रोल ना करने से जो लॉस होगा, वो आपका ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा, बजाय इसके कि हम थोड़ा सा स्पेंडिंग करके हम इस चीज को प्रिवेंट कर लें, कंट्रोल कर लें। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल। आगे चलते हैं जी। आगे हम देखते हैं लेसन को, हम अपना स्टार्ट ले लेते हैं। हैजर्डियस मटेरियल क्या है, इनको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं जी। बेसिकली ये सॉलिड फॉर्म में भी हो सकते हैं, ये लिक्विड फॉर्म में भी हो सकते हैं, और ये मतलब गैसियस फॉर्म में भी होते हैं, ठीक है। अब ये आपको पता है कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर डिफरेंट जो प्रोसेसेस परफॉर्म हो रहे होते हैं, जैसे वेल्डिंग की एक्टिविटी है, या मतलब और जो भी प्रोडक्शन को सपोर्ट करना, एक प्रोडक्शन, एक कोई चीज प्रोडक्ट तैयार करना, आपको पता है एक ऐसा तो नहीं है कि बस मतलब कि आप घूम मारेंगे तो एक मशीन से एक चीज बन के दूसरी साइड से निकल आएगी। यू हैव टू परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज। उन एक्टिविटीज को हम प्रोसेसेस कहते हैं, ठीक है ना, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परफॉर्म हो रहे होते हैं।
तो जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट प्रोसेसिंग परफॉर्म हो रही होती हैं, तो वहां पे हर प्रोसेस के अंदर डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज हो रही होती हैं, ठीक है ना। कहीं पे कंस्ट्रक्शन भी हो रही है, कहीं पे जो रॉ मटेरियल आपका रिसीव हो रहा है डिफरेंट फॉर्म्स में होता है, पाउडर फॉर्म में भी होता है, लिक्विड फॉर्म में भी होता है, सॉलिड की फॉर्म में भी होता है। वो आपकी कहीं स्टोरेज हो रही होगी, फिर उसको फर्दर प्रोसेस करके किसी दूसरे डिपार्टमेंट में लाया जाता होगा, वहां पे उसकी मजीद प्रोसेसिंग के लिए फिर प्रोडक्शन की मशीनें होंगी जिनके ऊपर मतलब डिफरेंट मशीन जो है वो उनको एक प्रोसेस से गुजार के दूसरे प्रोसेस में भेजनी होंगी। उस प्रोडक्ट की पहले एक शेप होगी, फिर रॉ मटेरियल को मिक्स करके एक दूसरी शेप में कन्वर्ट हो जाता है, फिर फाइनली तीसरी में, और इस तरह एक चलता चलता प्रोसेस एंड प्रोडक्ट तैयार होके आपके पास आ जाती है, ठीक है ना। और फिर वहां से उसको पैकिंग की जाती है, पैकिंग के बाद उसको स्टोर किया जाता है, तो एंड देन इट इज मूव टू दी एंड यूजर, यानी आपका जो कस्टमर होता है उस तक पहुंचाई जाती है। जी, टुडे इन आवर इंडस्ट्री वी परफॉर्म cutting of skewer materials in a straight manner under CNC machine plasma on mild speed. Yes sir, चलें ठीक है, गुड। बिल्कुल इस तरह के जो एक्सपीरियंसेस है ना जरूर शेयर किया करें। ये यही असल में लर्निंग जो है ना, प्रोफेशनल लर्निंग होती ही यही है, जो शेयरिंग से भी होती है, आप एक दूसरे से भी सीखते हैं, ट्रेनर से भी डेफिनेटली, मैं तो आपको बता ही रहा हूँ। सो दे कैन कॉज डिफरेंट किस्म के, आपको मतलब है कि ये हेल्थ प्रॉब्लम्स कॉज करते हैं। रेडियो एक्टिव मटीरियल्स भी होते हैं, आपको पता है ये जो एक्सरेज वगैरह होती हैं, जो बड़ी यूजफुल केमिकल्स होते हैं, ये रेडियो एक्टिव मटीरियल जो होता है बेसिकली केमिकल्स ही होते हैं ना, जो कि आपको डिफरेंट किस्म की जो वेव्स प्रोवाइड करते हैं, जो कि आप एक मतलब मेडिकल फील्ड में उससे फायदा लेने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो चाहे ये वाले मतलब है कि सॉलिड की फॉर्म में केमिकल्स हो, केमिकल से मुराद ये जो मेटल्स वगैरह होते हैं, मतलब ये भी तो मेल्ट हो जाते हैं और इनसे भी फ्यूम्स जनरेट होते हैं, एंड देन दे कैन कॉज इस तरह सॉलिड फॉर्म में होते हैं केमिकल्स, लिक्विड फॉर्म में मोस्ट ऑफ द टाइम लिक्विड फॉर्म में होते हैं, एसिड्स हैं, बेसिस हैं, इस तरह के आगे हम इनकी एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे। एंड देन गैशियस फॉर्म में तो ऑब्वियसली जब एक केमिकल जो है वो गैशियस फॉर्म में आता है तो इट बिकम्स मोर डेंजरस, ठीक है ना। और उससे भी अगर हम ऊपर चले जाएं, जो रेडियो एक्टिविटी होती है दैट इज द लीथल, मतलब है कि वो इतनी हाई एंडेड टॉक्सिसिटी जनरेट करती है कि मतलब आपका पूरे बॉडी का सेल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। तो कहते हैं ना कि मतलब आपका बॉडी आपको पता है सेल से बनी होती है, डिफरेंट छोटे छोटे सेल्स होती हैं जिनसे आपकी बॉडी पार्ट्स बने होते हैं, वो स्ट्रक्चर ही डैमेज हो जाता है। तो ये बड़े डेंजरस होते हैं, आपको डिफरेंट किस्म के फिजिकल हैजर्ड भी कॉज करते हैं, स्किन हैजर्ड कॉज करते हैं, आपके लंग्स को डैमेज कर देते हैं, यहाँ तक कि जैसे अगर वो आपका सेल का स्ट्रक्चर डैमेज कर रहे हैं ये वाले केमिकल्स या एजिडिस मटेरियल्स होते हैं, जनरल कैटेगरी के उनको एजिडिस मटेरियल ही कहते हैं ना, उसमें केमिकल्स भी आते हैं, लिक्विड भी आते हैं, सॉलिड्स भी आ जाते हैं, गैसियस फॉर्म में भी होते हैं ये। तो ये बड़ी सीवियर किस्म की जो प्रॉब्लम्स है वो काज करते हैं। मिसाल के तौर पे इनका जो एक्सपोजर है वो किस तरह होता है, अगर मतलब है कि जी जी अरसलान प्लीज, जी अरसलान प्लीज पूछिएगा, आपने हैंड रेज किया है। इन फ्यूम्स को हम कंसीडर कर सकते हैं एज अ हैजर्डियस मटेरियल? यस यस यस, मैंने आपको बताया ये जो गैशियस फॉर्म होती है ये बेसिकली हैजर्डस मटेरियल ही होती है ना, फ्यूम्स। ये सिलिका जो होता है जो यस हमारे रॉक ड्रिलिंग से जनरेट होता है उसको भी हम हैजर्डियस यस मटेरियल यस, कंसीडर कर सकते सिलिका, सिलिका इज वेरी हैजर्डियस, हाई हैजर्डियस हैं। एग्जैक्टली सर। मटेरियल, ठीक है ना। और उसके लिए तो स्पेशल प्रिकॉशंस होती हैं, बिल्कुल ये एग्जैक्टली। और आगे हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये मतलब है कि जिस तरह वो फ्लैश पॉइंट का कॉन्सेप्ट था ना, मैं मजीद आज उसके ऊपर आपको एक्सप्लेन करूंगा ताकि वो उसके ऊपर आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाए कि जब भी कोई केमिकल मतलब लिक्विड फॉर्म में होता है वो एक मखसूस टेम्परेचर पे जाके वो उसके वेपर्स जनरेट होते हैं जिसको फ्यूम्स कहते हैं, जिसमें फ्यूम्स। मतलब है कि फ्यूम्स जनरेट होते हैं। और एट दैट पॉइंट के जहाँ देखिए आग जो लगती है ना वो लिक्विड को नहीं लगती, वो हमेशा उसकी अंदर जो गैस प्रोड्यूस होती है ना जिसको हम फ्यूम्स या वेपर्स कहते हैं,
उसको आग लगती है हमेशा। आग जो जलती है ना, वो मतलब उस लिक्विड से जब वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है ना केमिकल, उसको आग लगती है उस गैस को, और उसको हम फ्लैश पॉइंट कहते हैं। ठीक है ना, आगे मैं मजीद आपको उसके ऊपर भी इंशाल्लाह देता हूँ। सो जिटमैन, ये जो केमिकल्स दे कैन कॉज बर्न्स इफ योर PPs are not appropriate as control measure. Fumes, as we talked about, that they can cause inhalation. ठीक है, अगर वेंटिलेशन आपकी प्रॉपर नहीं है। ठीक है, एक्सरेज जो होती हैं, खासकर ये मेडिकल के जो एक्सरे डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, दे आर मच एक्सपोज टू दैट। और आप उनको कभी गौर से देखें, उन्होंने स्पेसिफिक एक ओवरऑल पहना होता है, वो शील्ड होती है बेसिकली एक्सरेज की वेव्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। और जब भी जिस बंदे का भी एक्सरे हो रहा होता है ना, उसको वो कोशिश करते हैं कि मिनिमम टाइम के अंदर उसको वहां से रिमूव करें उस एरिया से। और हमेशा आपको पता है कि वो अननेसेसरी लोग बंदों को, अनऑथराइज बंदे को आप अंदर भी नहीं जाने देते। और जो इट डिपेंड्स अपॉन द एक्सपोजर। ठीक है ना, एक्सपोजर क्या होता है कि हाउ मच टाइम a person remains with that environment जहाँ पे किसी hazardous chemical या hazardous material की प्रेजेंस है, उसको हम एक्सपोजर कहते हैं। अब एक बंदा जो है वो एक्सरे करवाने के लिए आया है, वो तो हो सकता है 20 मिनट वहां पे ठहरे, 10 मिनट ठहरे, या 1 मिनट के अंदर उसका एक्सरे हो जाए और वो वहां से चला जाए। उसकी जो डोज होगी ना, एक्सपोजर डोज, वो मिनिमम होगी। बट एक बंदा जो है 8 घंटे की शिफ्ट में मुसलसल जो है लोगों के एक्सरेज कर रहा है, उसने हर 5-10 मिनट के अंदर एक्सरे रूम में जाना है, और वो उसने बीम जो है वो डिस्प्ले करनी है, और एक्सरे को यूज करते हुए उसका स्केच लेना है अंदर क्या जो भी फॉल्ट है इधर उधर। मेडिकल तो आपको पता है, इससे डॉक्टर्स तो इसी से ही डायग्नोज करती है ना, जो सर्जरी वगैरह करनी होती है। तो उसका एक्सपोजर जो है ना, उसका बकायदा कैलकुलेशन होती है। ठीक है ना, उसकी बॉडी के ऊपर वो वेव्स लगती रहती हैं, बिल्कुल लगती रहती हैं। बट उसने वो एक ओवरऑल पहना होता है, दूसरा कि वो उसने प्रोटेक्शन की होती है अपनी, और तीसरा ये है कि जो प्रोफेशनल प्रैक्टिस है उसके अंदर उस एक्सपोजर की वीकली जो है रिपोर्ट बनती है कि आज इसका इतना एक्सपोजर हुआ है, आज इसने इतनी डोज जो है रिसीव की है रेडिएशंस की, आज इतनी ली है। और अगर वो जो एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड है एक्सपोजर लेवल का, जिसको टाइम वेटेड एवरेज कहते हैं, आगे हम डिटेल से बात भी करेंगे, 8 आवर्स टाइम में जो मैक्सिमम स्टैंडर्ड एक्सपोजर का अगर वो क्रॉस कर जाए, तो मतलब है कि वो फिर हाई रिस्क में चला जाता है। फिर उसके मतलब बॉडी के अंदर पेनिट्रेशन होने के चांस हो जाते हैं उस रेडिएशन के जो वेव्स निकलती हैं। सो रेडिएशन एक्सपोजर पॉसिबल इज देयर फॉर दिस हैजर्डस केमिकल्स एंड कंप्रेस्ड गैस सिलेंडर एक्सपोजर्स। ठीक है ना, अब प्रेशर से जब आपने कंप्रेस कर दी गैस को सिलेंडर्स में, गैस जैसे मैंने आपको बताया ना, ये रेडियस जो मटीरियल होता है, ये इनको केमिकल्स कह लें आप, सॉलिड में भी हैं, गैसियस फॉर्म में भी हैं, और लिक्विड, तीनों फॉर्म में ये डेंजरस होते हैं। स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं जैसे लिक्विड वगैरह। ठीक है ना, आपकी स्किन के अंदर जाके आपके नीचे जो स्किन के वो क्या कहते हैं सेल्स हैं, उनको डेड कर देते हैं। स्किन ही आपकी जो है वो वहां से रैशेस पड़ जाते हैं या बर्न हो जाती है एक्सेट्रा। अब हम बात कर लेते हैं टॉक्सिसिटी की। यहाँ से आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करनी शुरू होगी कि टॉक्सिसिटी बेसिकली क्या चीज है। टॉक्सिसिटी का फादर जिसको कहा जाता है ना, कि वो एक साइंटिस्ट था जिसको पार्सिलस पार्सिलस इसका फादर है। इसको फादर ऑफ टॉक्सिसिटी कहा जाता है। और टॉक्सिसिटी क्या है कि किसी भी चीज की हेजरियसनेस जो होती है, उसको हम टॉक्सिसिटी कहते हैं। और उसकी जो टॉक्सिसिटी होती है, दैट डिपेंड्स अपॉन द डोज। ठीक है ना, डोज से डिटरमिन होता है कि किसी चीज की जो टॉक्सिसिटी है वो किस लेवल पे है। ठीक है, अब मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं कि आप खाना खा रहे हैं। ठीक है ना, आपकी जितनी भूख है, अगर आप उतना वो खाना खाएंगे, उस लेवल तक आप खाएंगे जितना लेवल आप बर्दाश्त कर सकते हैं, या जितनी आप भूख मिटाने के लिए काफी है आपको, उतनी डोज तो आपके लिए बेनिफिशियल है, वो टॉक्सिक नहीं है। लेकिन वही खाना जो कि आपको एनर्जी देता है, बेसिकली तो फूड आपके लिए जरूरी होता है ना बॉडी के लिए, वही फूड जो कि आपकी बॉडी के लिए जरूरी है, आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, जब उसकी डोज ओवर हो जाती है, मतलब एक सर्टेन स्टैंडर्ड से ऊपर चली जाती है, देन इट बिकम्स टॉक्सिक। ठीक है ना,
मतलब कोई भी चीज जो है वो जब तक अपनी लिमिट के अंदर रहती है वो यूजफुल होती है, बट एक सर्टेन लेवल से जब ऊपर चली जाती है दैट बिकम टॉक्सिक, ठीक है ना। इसी तरह ये जो हमारे हेजरियस मटेरियल्स होते हैं, ये केमिकल्स होते हैं, इनकी भी मतलब है कि एक परमिसिबल एक्सपोजर लिमिट भी होती है। ओशा के अंदर डिफाइन है कि कुछ केमिकल्स ऐसे हैं, जैसे ये 500 सब्सटेंसेस उन्होंने मेंशन किए हैं, पूरी लिस्ट है सब्सटेंसेस की, जिसमें केमिकल्स भी हैं, जिसमें गैसेस भी हैं, जिसमें लिक्विड्स भी हैं, सॉलिड्स भी हैं, कि इनको आप मतलब एक सर्टेन लेवल तक एक्सपोजर ले सकते हैं, आप वो टॉक्सिक नहीं होगा उस लेवल तक, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि एक एक्सरे ऑपरेटर जो है वो अपनी एक्सरे मशीन पे जब 8 घंटे की शिफ्ट में काम करता है ना, तो एक तो वो प्रोटेक्शन करता है, दूसरा उसकी जो मतलब एक्सपोजर लेवल है ना वो चेक होता है। जो प्रोफेशनल कंट्रीज हैं, डेवलप कंट्रीज हैं, उनके अंदर वो प्रॉपर उसका एक मैकेनिज्म बना होता है कि उसकी मतलब है कि डेली की रिपोर्ट बनती है कि आज का एक्सपोजर लेवल उसका इतना था, कल का इतना था, परसों का इतना था, और वीकली फिर उसको निकाला जाता है, एवरेज निकाली जाती है, फिर डिटरमिन किया जाता है कि क्या ये सर्टन जो स्टैंडर्ड है उसकी लिमिट के अंदर है या उससे बाहर चला गया। अगर वो बाहर चला गया देन इट बिकम टॉक्सिक, ठीक है ना। सो टॉक्सिसिटी डिपेंड्स अपॉन द डोज, ठीक है। मिसाल के तौर पे और मैं अगर आपको मिसाल दूं, तो एक शख्स जो है वो एक दिन में एक सिगरेट पीता है, ठीक है, उससे उसकी हेल्थ को इतना प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन वही शख्स अगर दिन में पूरी डब्बी पीनी शुरू कर दे या उससे ज्यादा पीना शुरू कर दे, तो वो उसको फिर हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, जल्दी होगी, तेज होगी। इसका मतलब है नो इट हैज बिकम टॉक्सिक, ठीक है ना। तो टॉक्सिसिटी बेसिकली किसी भी चीज की हेजरियस नेचर को हम कहते हैं, और टॉक्सिसिटी का डायरेक्ट कनेक्शन होता है डोज के साथ। जैसे मतलब है कि आपको पता है कि जो डॉक्टर्स होते हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट, ये जब भी प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं उसके ऊपर डोज लिखते हैं कि जी ये आपने दिन में इतने टाइम 2 चम्मच 1 चम्मच इस सिरप का लेना है, या इतनी टैबलेट्स लेनी है, एक लेनी है, दो लेनी है, क्योंकि वही चीज जो उन्होंने आपके फायदे के लिए दी है, वो अगर आप उस लिमिट के अंदर यूज करेंगे देन इट इज बेनिफिशियल। बट अगर उस वही चीज जो फायदे वाली चीज है, अगर आप अपनी लिमिट से ज्यादा यूज कर जाएंगे ना, तो उसके साइड इफेक्ट्स आने, यानी वो टॉक्सिक हो जाएगी, ठीक है ना। इसी तरह हेजिडियस केमिकल्स होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनकी टॉक्सिसिटी का लेवल मतलब है कि एक सर्टेन स्टैंडर्ड से ऊपर होता है, और उस लेवल तक आप उनके अंदर रह सकते हैं। और हमारे यहाँ जब हम मतलब है कि हमें जो कि नॉलेज ही नहीं होता चीजों का, तो बहुत सारे ऐसे एक्सपोजर्स हम ले रहे होते हैं जिसका हमें पता ही नहीं होता। वो कहते हैं ना कि मतलब है कि यार वो एक खास जुमला है उसके लिए कि मतलब आपकी जो लापरवाही है वो भी बड़ी ब्लेसिंग होती है, कि आपको पता ही ना हो चीज का, लेकिन डेंजरस भी होती है, जाहिर है। फिर जब आपको एक्सपोजर हो चुका होता है, खुदा ना खास्ता कभी अचानक आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको रिपोर्ट आती है, पता चलता है जी कि ये तो मसला बड़ा खराब हो चुका है, ठीक है ना। लेकिन पता होना चाहिए, वो कहते हैं इग्नोरेंस, कुछ लोग कहते हैं ना इग्नोरेंस इज ए ब्लेसिंग, मैं कहता हूँ इग्नोरेंस इज ए कर्स, ठीक है ना। अगर आप इग्नोर्ड है, चीज को इग्नोर कर रहे हैं, तो आपको पता ही नहीं है कि आपके साथ हो क्या रहा है, क्या कुछ हो चुका है, क्योंकि ये तो साइलेंट किलर्स होते हैं, इनमें बहुत से ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, जिस तरह वायरसेस होते हैं, जैसे हमने बात की थी पीछे ब्लड बॉर्न पैथोजेंस की, सेम लाइक ये जो मतलब है कि हेजिडियस मटेरियल्स होते हैं, इनमें कुछ ऐसे होते हैं बड़ी हाईली पॉइजनस होते हैं। तो इसलिए इनको मतलब है कि इनकी टॉक्सिसिटी के लेवल को अंडरस्टैंड करना, और विद इन दैट लिमिट अगर एक एक्सपोजर हो रहा है, तो चले वो लो लेवल का रिस्क है, उसको आप किसी हद तक बेहतर यही होता है कि लो लेवल का रिस्क फैक्टर ना हो, प्रिवेंशन हो इसकी, और उसको अब देखिए ना, एक्सरे अगर करना ही छोड़ देगा, मतलब आप उसको एलिमिनेट तो नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सरे एक यूजफुल एक्टिविटी है आपकी मेडिकल फील्ड के अंदर, उसकी जरूरत है, ठीक है। तो आप उसको फिर कैसे परफॉर्म करेंगे, यू विल इंश्योर सेफ वर्क प्रैक्टिस, ठीक है ना, यू विल इंश्योर हेल्थ एंड सेफ्टी देयर, ऑन द बेसिस ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी दैट वर्क कैन बी परफॉर्म्ड। अगर वहां पे हेल्थ एंड सेफ्टी को आप हटा दें, तो वो फिर ये एक्टिविटी चल ही नहीं सकती। बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, बहुत सारे काम हैं, बल्कि ऑलमोस्ट ऑल हेजिडियस वर्क जितने भी रिस्की हैं, वो हेल्थ एंड सेफ्टी की इंश्योरिटी के बगैर चल ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। अब अगर आप वहां पे इंश्योर ना करें एक एक्सरे ऑपरेटर को सेफ्टी के मेजर्स, तो वो तो 2 दिन में ही उसको कैंसर हो जाएगा, खुदा ना खास्ता, ठीक है ना।
कौन करेगा फिर वो ड्यूटी? कोई भी नहीं करेगा, कोई एग्री नहीं होगा वो करने के लिए, ठीक है ना। जब लोगों को पता चल जाएगा यार इससे तो मतलब देखे बगैर जो है ना आपके बॉडी के सेल जो है उनका स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है, तो दे आर वेरी डेंजरस, सो दे शुड बी कंट्रोल्ड प्रॉपरली। अब हम फ्लेमेबल लिक्विड्स की बात करते हैं अगर, तो इसमें हम जैसे मैंने आपको बताया ना कि फ्लैश पॉइंट क्या है, थोड़ी सी कंफ्यूजन थी पीछे भी, हमने कोशिश तो मैंने की थी, लेकिन अगेन इसके ऊपर जो कि हेजेलियस मटेरियल का ही हमारा टॉपिक है, तो इसके अंदर इसको हम मैंने कहा चलें दोबारा एक दफा जरा और ब्रीफली आपको अंडरस्टैंड इसका एक ब्रीफ ओवरव्यू भी हो जाएगा और थोड़ा रिफ्रेश भी हो जाएगा, फर्दर अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर हो जाएगी। So gentlemen, the lowest temperature at which a liquid, usually a petroleum product, will form a vapor in the air near its surface that will flash or briefly ignite on exposure to an open flame. ठीक है ना। आपको पता है कि कोई भी लिक्विड हो, कोई भी केमिकल हो, कोई भी फ्लेमेबल हो, वो उसके लिए एक तो उसके जलने के लिए एक खास टेम्परेचर चाहिए और एक इग्निशन सोर्स चाहिए, दो चीजें लाजमी होनी चाहिए। इग्निशन जो इसको मतलब हीट प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, और एक सर्टेन टेम्परेचर जो उसके लिए फ्लैश पॉइंट क्रिएट करता है, यानी जिसको हम फ्लैश पॉइंट कहते हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिकली वो पॉइंट होता है जब एक लिक्विड जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट होता है, वो गैस बनती है उसकी, और उस गैस को अगर आप कोई इग्निशन देते हैं, उसके करीब कोई शोला हो जिसके अंदर कोई ऑलरेडी इग्निशन की चिंगारी हो, तो वो आग पकड़ लेता है फौरन, उसको हम कहते हैं फ्लैश पॉइंट। एट दैट पॉइंट व्हेन लिक्विड टर्न्स इनटू वेपर। अब मुख्तलिफ लिक्विड्स की जो टर्न होने की सलाहियत है इनटू वेपर्स, दे आर डिफरेंट एट डिफरेंट टेम्परेचर, ठीक है ना। इसमें चार कैटेगरीज क्वेश्चन है जो है ना, इनको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है जो फ्लेमेबल लिक्विड्स हैं। कैटेगरी 1 और 2 जो है, इनका फ्लैश पॉइंट जो होता है ना 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, बिलो 73.4 फॉरेनहाइट। मैं मीन्स कि ये जो कैटेगरी 1 और 2 के आगे एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा कि 1 और 2 के जो मतलब लिक्विड्स हैं, ये जैसे ही 23 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अगर ये पड़े हो कहीं पे, जैसे ही 23 डिग्री टेम्परेचर होगा, ये फौरन गैस में बदलना शुरू हो, यानी ये वेपर्स प्रोड्यूस करेंगे, और उन वेपर्स को अगर कहीं पे कोई इग्निशन मिलता है तो वो फौरन आग पकड़ लेंगे, ठीक है ना, उसको कहते हैं फ्लैश पॉइंट। इसी तरह कैटेगरी 3 के कुछ लिक्विड्स होते हैं जो कि 23 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान में इनका फ्लैश पॉइंट फॉल करता है, ठीक है ना। इसको कहते हैं फ्लेमेबल रेंज। एक फ्लेमेबल रेंज टर्म यूज होती है कि इसके दरमियान में जब भी कोई टेम्परेचर होगा, ये फौरन लिक्विड जो है ये वेपर्स की शक्ल में यानी गैस की शक्ल में बदलना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही गैस में बदलेगा, अगर कोई इर्द गिर्द कोई इग्निशन मौजूद है तो वो फौरन आग पकड़ लेगा, ठीक है ना। कैटेगरी 4 में जो है वो 60 टू 93 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर जो है वो काउंट होता है। अब अगर इसकी कुछ एग्जांपल्स की बात कर लें, जैसे ये देखें ना, ये एसीटोन है, ये भी एक लिक्विड है, गैसोलीन भी एक लिक्विड है, एथेनॉल भी एक लिक्विड है। अब इनकी डिफरेंट जो है ना फ्लैश पॉइंट्स हैं। अब -7 डिग्री सेंटीग्रेड जो एसीटोन का है, यानी अगर टेम्परेचर -7 पे चला गया और ये वाला लिक्विड कहीं पड़ा हुआ है और वहां पे टेम्परेचर -7 है, तो ये वेपर्स क्रिएट हर देखें, हर एक की कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट है हर केमिकल की। कहीं कहीं जो है वो 73 पे जाके वो मतलब फ्लैश होते हैं, कहीं जो है वो माइनस में भी फ्लैश हो रहे हैं। गैसोलीन है, ये -43 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके जो है ना वो टर्न होता है, वेपर्स में कन्वर्ट होता है। एथेनॉल है, उसका 13 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस तरह कैटेगरी 2 के जो लिक्विड्स होते हैं फ्लेमेबल लिक्विड्स, उसमें बेंजीन है, टोलुइन है, केरोसिन है, जो कि मतलब इनके साथ स्पेसिफिक टेम्परेचर भी मेंशन किए हुए मैंने कि इन, और ये जो ऊपर आपको नजर आ रहा है फ्लैश पॉइंट 73 फॉरेनहाइट टू 140 फॉरेनहाइट मींस 23 डिग्री सेंटीग्रेड टू 60 मींस दिस इज ए स्पेसिफिक रेंज, जिसको फ्लैश पॉइंट रेंज कहते हैं, फ्लेमेबल रेंज कहते हैं, ठीक है ना। तो ये कैटेगरी 2 के केमिकल्स हो गए। इसी तरह कैटेगरी 3 में जो फॉल करते हैं लिक्विड्स, फ्लेमेबल लिक्विड्स that fall into 60 डिग्री सेंटीग्रेड तो 93 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसमें डीजल फ्यूल है, मिनरल ऑयल है, पेंट थिनर है, एक्सेट्रा। इनका स्पेसिफिक टेम्परेचर भी मेंशन है कि इस टेम्परेचर पे ये वाला लिक्विड जो है दे प्रोड्यूसेस वेपर्स, दे टर्न इनटू
गैस, और जैसे ये गैस में कन्वर्ट होते हैं, अगर कोई इर्द गिर्द कोई इग्निशन सोर्स है तो वो उसको कैच कर लेगा एंड दे विल बर्न, दे विल यू कैन से आग पकड़ लेंगे ये, ठीक है ना। इसी तरह कैटेगरी 4 के हैं, जैसे लुब्रिकेटिंग ऑयल्स हैं, वेजिटेबल ऑयल्स हैं, पैराफिन वैक्स है, इनके आप देख लें। पैराफिन वैक्स को देखें 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके ये आग पकड़ने के काबिल होता है, ठीक है ना। इससे पहले ये मतलब है कि वो नहीं आग पकड़ता। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अब मुझे ये जरा बिल्कुल फेयरली बताएं कि ये फ्लैश पॉइंट वाला पॉइंट जो है वो आपकी बिल्कुल इसकी क्लियरेंस होगी, किसी को इसमें कोई अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, सबको समझ आ गया इसका? जी अरसलान, आपने हैंड रेज किया, जी प्लीज, गुड, चले पूछे प्लीज। सर इसमें एक और टर्म्स यूज होती है जिसको LEL या UEL कहते हैं, लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट और अपर एक्सप्लोजिव लिमिट। तो उसमें और इसमें फ्लैश पॉइंट में क्या डिफरेंस है सर? अच्छा, वो जो मतलब ये जो रेंज है ना, जिसको हम फ्लेमेबल रेंज कह रहे हैं, वो बेसिकली आगे पॉइंट में है। आपने असल में जल्दी पूछ लिया, मैं इसको क्लियर करने के बाद आगे जाना चाह रहा था कि जी जी ये सर जो सर। आगे आगे आता है ना टॉपिक, तो इस वो एड्रेस हो जाता है इंशाल्लाह, ठीक ओके है ना। सर, ओके, थैंक यू। हाँ, आगे हम अगर बात कर, हम लिक्विड से आगे की तरफ अगर लेके चले अपनी चीज, इस टॉपिक को, दैट इज गैसेस। अब पोजीशन आ गई गैसियस की, ठीक है ना। पॉइजनियस गैसेस कैन बी लीथल एट हाई कॉन्सेंट्रेशन, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन सल्फाइड। अब ये देखिए, ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड है, दिस इज द मोस्ट डेंजरस गैस, ठीक है। और इसके लिए स्पेशल टेक्निकल ट्रेनिंग्स होती है। हो सकता है आप में से किसी ने कोई की तो नहीं हाइड्रोजन सल्फाइड की ट्रेनिंग। दैट इज वेरी वेरी डेंजरस गैस, और इसकी मतलब ये इसको कहते हैं साइलेंट किलर है ये। इसकी मतलब है बिल्कुल महसूस भी नहीं होती, और ये बंदा जो है ना फारिग हो जाता है, ठीक है। इसी तरह जब आप इनकी प्रोटेक्शन करते हैं तो डिफरेंट किस्म के स्पेसिफिक मास्क यूज करते हैं, क्लोथिंग यूज करते हैं, वेंटिलेशन प्रॉपरली यूज करते हैं, रेडिएशन की सेफ्टी के लिए आप जैसे रेडिएशन में एक्सरेज है, आयोनाइजेशन है, नॉन आयोनाइजेशन रेडिएशन से इनकी प्रोटेक्शन करते हैं, ठीक है ना। जो कि मुख्तलिफ किस्म के आपको एक्सपोजर क्रिएट करने के बाद प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। अब ये आ जाते हैं इग्निशन एंड एक्सपोजर रिस्क, ठीक है ना। फ्लेमेबल रेंज, दिस इज द पॉइंट जो कि आपने पूछा था कि concentration of the vapors gas that will burn explode upper and lower flammable limits, ठीक है। ये जो मतलब है कि अपर एंड लोअर फ्लेमेबल लिमिट्स होती है, एक जैसे मैंने रेंज बताई है ना, कि मतलब उस रेंज के अंदर जो जो केमिकल्स आएंगे, जो मिनिमम रेंज होगी अगर वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो मैक्सिमम रेंज उसकी क्या होगी, वो अपर फ्लेमेबल रेंज होगी। लोअर मींस कि लोअर रेंज पे मतलब अगर वो जो केमिकल है, जो भी लिक्विड है, देन व्हेन इट टर्न्स इनटू वेपर्स, ठीक है ना, तो उसमें अभी मतलब है कि इतनी गुंजाइश मौजूद होगी कि वो उसको एक स्पेसिफिक सर्टन लेवल की हीट प्रोवाइड की जाए, तो तब जाके वो मतलब है कि बंद होगा, ठीक है। अपर लेवल लिमिट क्या है कि उस लिमिट तक तो वो आग जलेगी, ठीक है। लेकिन उससे ऊपर अगर हो जाएगा तो फिर वो ब्लास्ट करेगा, वो भी कंबस्टेबल में आ जाएगा, ठीक है ना। अपर लेवल, लोअर लिमिट में आप अगर किसी लिक्विड, कोई लिक्विड जो है वो एक उसमें गैसियस फॉर्म में, वेपर्स में कन्वर्ट हुआ है, उसके साथ ही कोई इग्निशन सोर्स है, देन इट विल टेक इग्निशन एंड इट विल स्टार्ट बर्निंग। वो बर्निंग शुरू होगी, मतलब ग्रेजुअली बर्निंग होगी। लेकिन अपर लिमिट जो होती है, एक्सपोजर लिमिट जो होती है, वहां पे जाके बर्निंग नहीं होगी, फिर वहां पे जाके ब्लास्ट होगा, दैट इज कंबस्टेबल। जो आगे की सिचुएशन है ना, वो स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें मतलब है कि ग्रेजुअल फ्लेम नहीं होगा, वो ब्लास्ट होगा। दैट इज द लिमिट विच इज कॉल्ड अपर एंड लोअर लिमिट। क्लियर हो गया पॉइंट अपर और लोअर लिमिट का? डियर सलाम, यस सर, थैंक यू। चलो ठीक है। इग्निशन सोर्स अगर हम बात कर लें, दैट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ इग्निशन सोर्स, यू मे हैव आइडिया अबाउट दैट। सिंपल मतलब ओपन फ्लेम्स है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का किसको फेयर आइडिया है?
स्टैटिक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कैसे जो है ना वो फ्लेम पैदा करती है, कैसे आग पैदा करती है, क्या वजह होती है? एनीबॉडी है आइडिया? जी, इसके बारे में किसी को कोई आइडिया है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है ये क्या? सर ये जी। स्टोर्ड एनर्जी होती है किसी भी चीज़ में, मेटल्स में या किसी चीज़ में, कि जो कि जिसको रिलीज होने का कह लें कि पाथ नहीं मिलता, तो वो एक जगह स्टोर हो जाती है। नहीं, वो कि, बेसिकली होती जैसे ये फ्यूल टैंकर्स हैं, सर मेटल्स को रब करके तुम ड्यू टू फ्रिक्शन उसमें स्टोर हो जाती है एनर्जी, और हाँ, इलेक्ट्रिकल। ये अब थोड़ा आप सही जगह पे पहुंच रहे हैं, अब बिल्कुल अब थोड़ा डायरेक्शन आपकी सही हो रही है। ये मतलब सर स्टैटिक। इलेक्ट्रिकल मेटल्स का रब होने से मेरा ख्याल ये बनती जी बिल्कुल, जब भी दो सरफेसेस जो होती हैं मेटल्स की, कोई मतलब है, चाहे वो सॉलिड हो कोई, और उनके अंदर जब रबिंग वगैरह होती है या फ्रिक्शन पैदा होती है ना, तो उसके इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है, ठीक है ना? एक सर्टेन लिमिट तक वो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर एनर्जी मौजूद होती है, ठीक है? जैसे मैंने आपको हाई टेंशन वायर का बताया था ना, ये जो बहुत ऊंची ऊंची तारें होती है जिनके अंदर हाई वोल्टेज गुजर रहे होते हैं, उनमें भी यही चीज होती है, वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ही होती है। आप देखें कि मतलब बस का तो ऐसा होता है कि वो तार अगर आपसे 3 फीट 4 फीट दूर है, बंदा 5 फीट पीछे है, तो वो उतने करीब में गया एकदम ब्लास्ट होगा और वो नीचे गिर जाएगा। बस देखने वाला हैरान हो जाता है कि यार ये तार से चिपका ही नहीं, गया ही नहीं तार तक, फिर भी ये कैसे हो गया? या मतलब है कि बास का मतलब कोई चीज ऐसी होगी जिसको वो अपनी तरफ वायर जो है वो खींच लेती है, ठीक है? क्योंकि उसके अंदर वो जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है ना करंट के गुजरने से, वो जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके इर्द गिर्द वो इतने पावरफुल जो कि हाई वोल्टेज होती है ना, तो इसलिए उनका मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा होता है। और आपको पता है ना कि जो हाई टेंशन वायर होती है, कभी इस पे आपने इंसुलेशन देखी है कोई? कभी आप जैसे हमारी ये जो आम तारे हैं इन पे तो इंसुलेट किया होता है ना, इनके ऊपर एक तो ये जो इंसुलेशन मटेरियल होता है कि इसमें हमें करंट ना लगे, हम मतलब तारे जो बिजली की यूज करते हैं। लेकिन हाई टेंशन वायर जो होती है ऊपर जो बड़े बड़े खंभों में लगी होती है, कभी किसी ने उस पर इंसुलेशन नहीं देखी, ठीक है ना? क्योंकि वो इतनी ज्यादा उसमें पावरफुल वोल्टेज गुजरती है कि वो इंसुलेशन को तो बर्न करके रखते हैं, इंसुलेशन उसके ऊपर लगाई ही नहीं जाती, लगती ही नहीं, ठीक है ना? पॉसिबल ही नहीं होता। इसलिए उसके इर्द गिर्द जो है ना वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है। अब हमारे यहाँ जो हम डोमेस्टिक लेवल पे या नीचे हम जो वायर्स यूज करते हैं, इनके ऊपर इंसुलेशन होती है, इसलिए इनका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पैदा नहीं होता या अंदर ही रहता है, वो मतलब उसके इर्द गिर्द एक सर्टन लिमिट में नहीं आता, जिसकी वजह से हमें इसकी करंट नहीं लगती या हम इसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होते। बट ये जो हाई टेंशन वायर्स होती है इनके अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है और वो जो है वो खतरनाक होता है, ठीक है ना? अब अगर हम बात कर लें एक्सप्लोसिव क्लासिफाइड एज क्लास ए बी सी। हाँ, एक्सप्लोसिव जो है, जो जब हम कंबस्टिबल स्टेट में जाते हैं, मतलब अपर लिमिट में जाते हैं एक फ्लैश पॉइंट की, तो वो फिर एक्सप्लोसिव एक्सप्लोजन का काम शुरू हो जाता है, धमाके जिसको ब्लास्ट कहते हैं, ठीक है ना? अब उसमें जो एक्सप्लोसिव मटेरियल होता है, ये भी हेजेडियस मतलब मटेरियल है ना, चाहे वो पाउडर फॉर्म में हो, चाहे वो आपका लिक्विड फॉर्म में हो, अपने जंगलों में सारा ये यूज होता है ना, केमिकल्स ही होते हैं सारे, ठीक है? अब उनकी क्लासेस होती हैं डिफरेंट, जैसे क्लास ए हाई डेटोनेटिंग पावर, टीएनटी, डायनामाइट एक्सेट्रा। क्लास बी जो है मीडियम डेटोनेटिंग पावर, ऑफर नीड्स ए बूस्टर। मतलब है कि क्लास ए वाला जो हाई डेटोनेटिंग है, इसको तो मतलब ब्लास्ट करने के लिए आपको कुछ सिग्नल्स देने हैं। मतलब आपको पता है ना, ये जो टीएनटी टाइप का जो मतलब केमिकल्स होते हैं, जो बारूदी मवाद यूज होता है, इसको तो मोबाइल के थ्रू भी लोग ब्लास्ट कर लेते हैं। इसको चंद सिग्नल्स आपको चाहिए, इतना पावरफुल होता है ये, और ब्लास्ट कर जाते हैं। जबकि ये जो क्लास बी का जो एक्सप्लोसिव मटेरियल होता है, इसको कोई डेटोनेटर आपको देना पड़ता है, मतलब कोई सोर्स इग्निशन का इसको देना पड़ता है, उसके साथ कोई छोटा सा बम फाड़ना पड़ता है आपको, ठीक है ना? अगर ये कहीं मटेरियल पड़ा हुआ है तो साथ छोटा सा एक डेटोनेटर आप रखेंगे, तो फिर वो ब्लास्ट करेगा, ठीक है ना? क्लास सी है लोअर लो एक्सप्लोसिव डिफ्लैग्रेशन रादर देन डेटोनेट्स ब्लैक पाउडर। मतलब ये जो क्लास सी है, ये आपने देखा होगा कि क्या किस तरह मैं आपको इसकी मिसाल दूं? क्लास सी एक्सप्लोसिव मतलब है कि उसको अगर आप कोई उसको इग्निशन सोर्स दे भी ना,
तो वो हल्की सी चिंगारियां सी पैदा करेगा, मतलब वो ना धमाका से फटेगा। यार ये आप देख लें, जैसे ये शब बरात के ऊपर या ये जो होली मनाते हैं उसमें वो जो बच्चे यूज करते हैं ना, वो मतलब है कि फुलझड़ियां जिनको कहते हैं, आपने देखी होंगी या सुनी होगी फुलझड़ियां। वो जो फुलझड़ियों के ऊपर जो केमिकल होता है वो क्लास सी केमिकल होता है, ठीक है ना। वो सिर्फ मतलब है कि वो हल्की हल्की चिंगारियां पैदा करता है, लेकिन लगता है ऐसे जैसे ब्लास्ट हो रहा है, बट दैट इज नॉट ब्लास्ट। दे कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ द ब्लास्ट, but not actually so dangerous. That's why we call it class C, यानी low explosive वो डायनाम वो है hazardous material। अब अगर हम सेफ स्टोरेज की बात कर लें जी, सेफ स्टोरेज ऑफ hazardous material, तो यूज अप्रूव्ड क्लोज्ड कंटेनर्स एंड पोर्टेबल टैंक्स, ठीक है। जब आपने गैसेस भी ट्रांसपोर्ट करनी है, चाहे आपने लिक्विड ट्रांसपोर्ट करना है, आपको पता है ना ये जो ऑयल रिफाइनरी, ये जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है, इनके अंदर जितने भी लिक्विड्स जो है, चाहे उनको जब ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो स्पेसिफिक कंटेनर होते हैं, स्टैंडर्ड कंटेनर होते हैं उनके अंदर, या इवन ये जो सीएनजी वगैरह गैसेस किट्स लगी होती है आपकी, इनके सिलेंडर्स भी अप्रूव्ड सिलेंडर होते हैं। अगर वो उस कैटेगरी के नहीं है जो कि उसका ब्लास्ट बर्दाश्त करे, प्रेशर प्रेशर बर्दाश्त करे, तो वो मतलब है कि आपको ब्लास्ट क्रिएट करेंगे वहां पे, और मतलब सेपरेट सेपरेट इनकम्पैटिबल मटेरियल्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेफ्टी प्रोफेशनल्स, इसको आपने हमेशा अपने जहन में रखना है कि इन कंपैटिबल जो मतलब है कि आप देखो आग के साथ, आग इग्निशन सोर्स के साथ आप आग रख देंगे, मतलब आप एक माचिस की तीली जला के घास के ऊपर फेंक देंगे, खुश के ऊपर, तो वहां पे क्या होगा, आग ही लगेगी ना। तो अगर आप कंपैटिबल जो मटेरियल होता है जो कि एक दूसरे को से कंपैटिबल होके वो आग पकड़ सकता है, या इनकम्पैटिबल होता है, मतलब है कि कंपैटिबल तो रखना चाहिए, इनकम्पैटिबल नहीं रखना चाहिए, सॉरी मैं थोड़ा उलट कर गया। जो कंपैटिबल मटेरियल होते हैं उनको आप इकट्ठा रखें, जो इनकम्पैटिबल है उसको अलहदा रखें, मतलब जो जिसके साथ, क्योंकि डिफरेंट केमिकल्स के हमने पढ़ा है कि फ्लैश पॉइंट डिफरेंट है। अब अगर इनकम्पैटिबल मटेरियल आपने इकट्ठा रख दिया, किसी का फ्लैश पॉइंट जो है वो 13 डिग्री सेंटीग्रेड है, किसी का जो है वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड, आपने उनको इकट्ठा रख दिया। अब 13 वाला जब 13 जैसे ही पहुंचेगा वो आग पकड़ लेगा, अब उसके साथ साथ वो जो दूसरा रखा हुआ है, जो आपने 60 वाला रखा हुआ है, वो भी आग पकड़ लेगा, ठीक है ना, तो नुकसान आपको ज्यादा होगा। यूज सेफ्टी कैन्स फॉर ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेमेबल लिक्विड्स मैक्सिमम 5 गैलन्स, ठीक है ना। देखें ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस हैं और स्टैंडर्ड ओशा की स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स हैं। 5 गैलन्स मैक्सिमम जो है ना वो ट्रांसफर करना चाहिए फ्लेमेबल लिक्विड्स को कैंस के अंदर, ठीक है। प्रॉपर वेंटिलेशन, 6 एयर चेंजेस पर आवर इन स्टोरेज रूम्स, ठीक है ना। वेंटिलेशन मीन्स के आपने इनकी जो पर आवर जो मतलब इनकी चेंजेस होनी है, 6 एयर चेंजेस, मतलब इसके अंदर सर्कुलेशन होनी चाहिए कि फ्रेश एयर बाहर से आए और अंदर से जो है ये गैसेस जो है वो बाहर एग्जॉस्ट हो आपके आउटर इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है ना। 6 सर्कुलेशन होंगी तो फिर वो आप उसको प्रॉपर वेंटिलेशन कह सकेंगे। अगर ऐसा है कि वो मतलब है कि अंदर से बाहर थ्रो नहीं कर रहा प्रॉपर आपका वेंटिलेशन सिस्टम, और बाहर से तो फ्रेश एयर लेके आ रहा है लेकिन बाहर से नहीं बाहर थ्रो कर रहा आउटसाइड, तो वो सेफ नहीं कहेगी, सेफ उसको नहीं कह सकते। प्लेस फायर एक्सटिंग्विशर्स स्ट्रेटेजिकली 10 to 25 फीट फ्रॉम द स्टोरेज एरियाज, ठीक है। अब ये भी एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, ठीक है। फायर एक्सटिंग्विशर्स आपको पता है ना कि ये एक तो होते हैं वाटर वाले, एक होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वाले, ड्राई केमिकल पाउडर भी होते हैं, ठीक है ना। वो क्या होते हैं, वो केमिकल्स तो होते हैं ना, वो खुद भी फ्लेमेबल होते हैं, हो सकते हैं, उनकी फ्लेमेबिलिटी भी होती है। तो इसलिए उनको मतलब है कि जहाँ पे आप दूसरे केमिकल स्टोर कर रहे हैं ना, उन एक्सटिंग्विशर्स को उनकी अपनी सेफ्टी जरूरी है कि वो 10 to 25 फीट दूर रखें। ये वो स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस हैं जिनको हम नहीं मतलब इतना मेंशन करते हैं। हम तो कहते हैं यार ये फायर एक्सटिंग्विशर है, दिस इज बेसिकली फॉर द बेनिफिट ना, तो इसलिए हम उसको उसके करीब रखते हैं, मतलब कहीं स्टोरेज एरिया है केमिकल्स का, हैज़ार्डस मटेरियल्स का, तो हम ये नहीं देखेंगे कि यार इसका जो स्टैंडर्ड डिस्टेंस है जो ओशा ने हमें बताया वो कितना बताया, हम बल्कि कोशिश करेंगे यार करीब करीब हो ताकि इधर उधर रास्ता आग लगे इधर तो फौरन जो है उससे
आग बुझा सके, लेकिन नहीं, क्योंकि उसके अंदर भी केमिकल होता है, वो इनकम्पैटिबल हो सकते हैं आपस में, आग पकड़ सकते हैं, इसलिए उनको 10 to 25 फीट अवे फ्रॉम द स्टोरेज एरिया रखें, ठीक है जी। इसी तरह जो जो हेज़ार्डियस मटेरियल का जो स्पिल होती है, दैट इज वेरी वेरी, आपको पता है ये स्पिल कंट्रोल प्रोग्राम्स प्रॉपर, मतलब एक प्लान बनते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, और खास करके जो पेट्रोकेमिकल की इंडस्ट्रीज हैं या केमिकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो तो स्पिल कंट्रोल प्रोग्राम के बगैर चलते ही नहीं है, इनकी तो पॉलिसी का पार्ट होता है, ठीक है ना। तो स्पिल कंट्रोल प्लान में आपकी प्रिवेंशन जनरल हम देख सकते हैं कि कोशिश करें कि जितने भी इग्निशन सोर्स हैं वहां से रिमूव करें, जहाँ पे आप अगर स्पिल हो गया कहीं पे, ठीक है ना, क्योंकि अगर कहीं पे भी इग्निशन उसको मिल जाएगा तो वो लिक्विड जो है वो बर्न हो सकता है, और ऐसे हादसा हुए हैं। एक दफा यहाँ पे हमने एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया था कि एक ये जो पीएसओ वाले कंटेनर होते हैं, टैंकर जो होते हैं, तो वो उसका मतलब उसने खाली किया पेट्रोल पंप के ऊपर, और वो लीक कर रहा था ना थोड़ा, तो वो चला गया वेल्डर के पास। वो वेल्डर इतना बेवकूफ था, हालांकि उसने कहा ये तो खाली है मुकम्मल सारा, ये मतलब है कि वो गिराया इसके अंदर से लिक्विड, लेकिन जैसे ही उसने वो वेल्ड करने के लिए उसको ऑन किया वेल्डिंग प्लांट, तो एकदम ब्लास्ट हुआ और काफी लोग डेथ हो गई उधर। उसकी वजह ये थी कि उसके अंदर फ्यूम्स थे, वो जो जब वो उसने लिक्विड वहां से गिरा भी दिया, उसके बावजूद वहां उसके अंदर कुछ गैस गैस बन चुकी थी फ्यूम से, ऊपर से तो आपको पता है बंद था, लीकेज तो लिक्विड की हो रही थी ना, गैस नहीं लीक हुई वहां से, आहिस्ता आहिस्ता की लीक होती रही होगी, लेकिन जैसे ही उसने वो वेल्डिंग प्लांट ऑन किया तो वो ब्लास्ट हो गया। तो इस तरह ये बड़े डेंजरस होते हैं, तो इसलिए इसको प्रॉपर इंश्योर करें कि लीक कंट्रोल करें, ठीक है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट को मतलब है कि आप अवॉइड करें, ठीक है, फायर कंट्रोल प्रोसीजर जो है उसको अडॉप्ट करें, फायर प्रिवेंशन प्लान बहुत जरूरी है, ठीक है, जहाँ पे भी ये केमिकल्स लिक्विड्स गैसेस यूज हो रहे होंगे वहाँ पे फायर प्रिवेंशन प्लान कंप्लीटली जो है इंस्टॉल एंड मेंटेन एम्प्लॉय फायर अलार्म सिस्टम्स, फायर प्रिवेंशन प्लान कैसे है। और अगर हम इसको और बड़े कैनवस पे देखें तो दैट इज इमरजेंसी एक्शन प्लान, जो आप इमरजेंसी एक्शन प्लान बनाते हैं ना, उसके अंदर फिर फायर प्रिवेंशन प्लान भी, एक तो फायर रिएक्शन प्लान होता है ना कि फायर हो गई है और उसको आपने रोकना है या उसके कंट्रोल को, मतलब उसकी खतरात को हमसे कम करना है, और दूसरा होता है प्रिवेंशन, बिफोर द अकरेंस ऑफ दैट फायर आपने क्या कंट्रोल मेजर्स वहां पे अप्लाई किए। तो ये जनरल मतलब स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस हैं जिनको परफॉर्म करके आप ये कर सकते हैं। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का यूज बड़ा इंपॉर्टेंट है। लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस व्हेन इंजीनियरिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स आर इनसफिशिएंट, एज वी नो हायरार्की ऑफ द कंट्रोल्स, कि जब ये आपके ऊपर वाले ऑप्शंस हैं वो खत्म हो जाते हैं, देन यू यूज दिस पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, में इंक्लूड ग्लव्स हैं, गॉगल्स हैं। ग्लव्स कैसे आपकी स्किन कॉन्टैक्ट को सेव करते हैं केमिकल से, गॉगल्स आपकी अगर कोई केमिकल्स जो है हेज़ार्डियस मटेरियल की शेप में स्प्लैशेस होते हैं उनके, ठीक है ना, वो उससे आपको फेस शील्ड आपको प्रोवाइड, चेहरे को बचाती है, रेस्पिरेटर्स आपके लंग सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं। मस्ट बी प्रॉपर्ली सिलेक्टेड, यूज्ड एंड मेंटेन। एम्प्लॉयज मस्ट प्रोवाइड पीपीई एंड ट्रेनिंग एंड नो कॉस्ट इम्प्लाई, जैसे हमने जनरल ओशा की इन प्रैक्टिसेस को तमाम एक्टिविटीज के अंदर और स्पेशली स्पेशली जब हमने ये टॉपिक डिस्कस किया था पीपीई का, तो उसमें हमने कहा था कि ये एज पर ओशा रिक्वायरमेंट्स, दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड के, मतलब एम्प्लॉयर शुड प्रोवाइड ऑल दिस इक्विपमेंट टू देयर एम्प्लॉय विदाउट एनी कॉस्ट। रिस्पॉन्सिबिलिटी में यही मेन चीजें आती है जो हमने डिस्कस कर ली हैं। एक तो एम्प्लॉइज बी अवेयर ऑफ द हैजर्ड्स, फॉलो सेफ प्रैक्टिसेस, यूज पीपीई प्रॉपर्ली, ठीक है। मेन जनरली अवेयरनेस, और अवेयरनेस कौन देता है? एम्प्लॉयर देता है। एम्प्लॉयर कौन? मतलब जो कि उसका रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है उस साइट का, इम्प्लीमेंट सेफ्टी प्रोग्राम्स, कंडक्ट हैजर्ड एनालिसिस, प्रोवाइड ट्रेनिंग एटसेट्रा। तो लेकिन शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दोनों की, ठीक है ना। जो जो जिस जिसकी ड्यूटी है उसको परफॉर्म करनी है। जरूरी नहीं है कि मतलब आपको, आपने बीइंग एम्प्लॉयर अपने वर्कर को आपको चाहिए कि उसको हैजर्ड अवेयरनेस की ट्रेनिंग भी दें, तो इस चीज में फर्क करना बताएं कि यार अगर कोई केमिकल्स का यूज हो रहा है वहां पे, तो उनके मतलब है कि उनके अंदर किस किस्म की हेजरियस नेचर हो सकती है, वो कौन सा केमिकल किस टेम्परेचर पे आग पकड़ सकता है, और ताकि वो इंश्योर करे, और उसकी जो सेफ्टी प्रिकॉशंस होती हैं उनको स्टोर कैसे करना है, क्योंकि ये तो एम्प्लॉयर खुद तो नहीं कर रहा होता ना,
उसके वर्कर ही काम कर रहे होते हैं सारे, कि स्टोरेज करना है, ट्रांसपोर्ट करना है उनको, ये सेव करना है उनको। तो वो मतलब एक एम्प्लॉयर का काम होता है पॉलिसी बनाना, गेम्स बनाना, प्लान बनाना और विजिलेंस को इंश्योर करना, प्रॉपर वहाँ पे चेक एंड बैलेंस रखना, मॉनिटरिंग करना, इंस्पेक्शन करना, और वर्क ताकि वर्कर जो है वो जो उसने पॉलिसीज दी हुई है मैनेजमेंट में उनके मुताबिक सेफ मेथड से काम करें, ताकि बहुत ज्यादा खतरनाक सूरत हाल का सामना उनको ना करना पड़े। Gentlemen, this is up for the lesson 1. अब हम छोटी सी एक ब्रेक ले लेते हैं, काफी लेंथी हो गई हमारी क्लास। तो इंशाल्लाह ताला आप तकरीबन 5 से 7 मिनट के बाद दोबारा आते हैं और फिर हम अपना सेकंड लेसन जो है उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। सो स्टे ट्यून, इंशाल्लाह मिलते हैं 5 से 7 मिनट के बाद। ओके सर।